आज का हमारा टॉपिक है स्विचिंग स्कीम। अपना आज की सेकंड क्लास स्विचिंग स्कीम के ऊपर पूरी डिपेंड होगी। अच्छा, स्विचिंग स्कीम पहले आपको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉल्ट कितने टाइप के होते हैं। आप लोग में से कोई आंसर दे सकता है फॉल्ट कितने टाइप के हो सकते हैं? तो फॉल्ट, चलो मैं बताता हूँ फॉल्ट कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला फॉल्ट होता है लाइन टू अर्थ फॉल्ट। सेकंड फॉल्ट होता है लाइन टू लाइन। थर्ड होता है डबल लाइन टू अर्थ फॉल्ट। थर्ड होता है ट्रिपल लाइन टू अर्थ फॉल्ट। अब सबसे ज्यादा इसमें मोस्ट डेंजरस कौन सा होता है? सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस अपना ये होता है लाइन टू अर्थ फॉल्ट। और उसके बाद अपना डेंजरस ये होता है, ये होता है, उसका ये होता है। अब अर्थ फॉल्ट में आपने देखा होगा, मैंने पहले बताया था आपको कि एक अर्थ फॉल्ट के लिए हमें क्या होता है कि मतलब कोई भी फॉल्ट उसको ग्राउंड करना है, तो हमें ग्राउंड करने के लिए उसको लो रजिस्टर पथ प्रोवाइड करना पड़ता है। और लो रजिस्टर पथ कैसे प्रोवाइड करते हैं ये आपको मैं कैलकुलेशन में कुछ बताऊंगा। ठीक है। अब रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? आपने पढ़ा होगा क्लासेस में, रो एल अपॉन ए। ठीक है। तो अपना रो क्या रही, लेंथ और एरिया, इसमें अपना रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हम लोगों को क्या होता है कि लो रेजिस्टेंस पर क्रिएट करना ही पड़ता है, चाहे कोई सभी वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अभी आपका टॉपिक है स्विचिंग स्कीम। तो स्विचिंग स्कीम पे हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। स्विचिंग स्कीम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। सबसे पहला आता है, अब स्विचिंग स्कीम कैसे डिसाइड करते हैं? सबसे पहली बात तो ये आती है कि स्विचिंग स्कीम, तो स्विचिंग स्कीम हमारी किस किस चीज पे डिपेंड करती है? स्विचिंग स्कीम डिपेंड करती है हम लोगों की रिलायबिलिटी फैक्टर पहला। अब रिलायबिलिटी फैक्टर क्या है आपका? रिलायबिलिटी फैक्टर आपका कितनी कौन सी रिलायबल है इसके ऊपर डिपेंड करती है। क्या अगर मान लो हम सिंगल बस लेते हैं, तो सिंगल बस में आपने बहुत सारे फीडर कनेक्ट कर दिया, अगर कोई फॉल्ट आता है तो सभी जगह सप्लाई ऑफ हो जाएगी। तो वो भी हमें सब देख के करना पड़ता है कि कौन सी कितनी रिलायबल रहेगी, उसके ऊपर अपनी डिपेंड करती है स्विचिंग स्कीम। अब अब स्पेस क्या है? आपके पास स्पेस बहुत कम है जिसमें आप सिंगल की स्विचिंग स्कीम लगा सकते हैं, और आप चाह रहे हैं उसमें बने हाफ ब्रेकर की स्विचिंग स्कीम लगाएं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। वो भी कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? आपके पास स्पेस नहीं, तो आपको स्पेस, जहाँ स्पेस ज्यादा मिलेगी वहां जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर वहां से वहां तक की केबल लेंथ देखनी पड़ेगी। वो वो एक आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अपने आप को कितनी अवेलेबल स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका स्विचिंग स्कीम का वो भी देखेंगे। अब इकोनॉमिक्स अब डिपेंड करेगी मनी के ऊपर। अब आपके पास फंड देखना पड़ेगा आपको कितना अवेलेबल है, कौन सी। अगर मान लो आपको 1.5 ब्रेकर स्कीम लगानी होगी, तो 1.5 ब्रेकर की स्कीम के हिसाब से आपके पास फंड है कि नहीं है, इसके ऊपर भी अपनी स्विचिंग स्कीम डिपेंड करती है। तो ये सारे फैक्टर आपको अपने माइंड में रख के आपको डिजाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको साइट का एरिया देखना पड़ेगा, क्या क्या एरिया है, क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, उस पर कौन सी स्विचिंग हमारी सुटेबल रहेगी। अब स्विचिंग स्कीम में कौन सा फीडर किधर से आएगा, इनकमिंग फीडर किधर से होगा, आउटगोइंग फीडर किधर से होगा, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके ऊपर डिपेंड करता है सभी स्विचिंग स्कीम। अब स्विचिंग स्कीम है वो अपने कई कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, जैसे सेवरल कॉम्बिनेशन इन विच द इक्विपमेंट बस बार स्ट्रक्चर कैन बी। अब वही मैं जो आपको बता रहा था कि आपका किस हिसाब से ये अरेंज हो सकता है। मान लो सिंगल स्विचिंग स्कीम है, आपने यूँ किया है, यहाँ से इनकमिंग है, यहाँ से आउटगोइंग है।
तो आपको इतना कम से कम स्पेस तो चाहिए इसके लिए लगाने के लिए। अगर मान लो आपके स्पेस इस टाइप से नहीं है तो आपको बस बार इस टाइप से करना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से लेकर आउटपुट निकालना पड़ेगा। तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। आप इस हिसाब से स्विचिंग स्विचिंग की स्कीम को लगा सकते हैं। आपके पास जो जैसी जिस टाइप की स्पेस होगी उस हिसाब से आप स्विचिंग स्कीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब स्विचिंग स्कीम के टाइप कितने होते हैं, अब टाइप देखिए। सबसे पहली आती है अपनी सिंगल बस अरेंजमेंट। अब सिंगल बस अरेंजमेंट, अब आप देख सकते हैं सिंगल बस अरेंजमेंट कैसे है, आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा। ये इसमें एक सिंगल बस है। अब इसमें 2 इनकम फीडर है और 2 आउटगोइंग फीडर है। अब आउटगोइंग फीडर में इधर ये ट्रांसफार्मर लगाए हुए हमने, इधर ये ब्रेकर है, इधर आइसोलेटर है, इधर भी ट्रांसफार्मर, ब्रेकर, आइसोलेटर। तो ये बस है। ये बस बार तो वो साइजिंग वगैरह तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी तो स्विचिंग स्कीम दिखा रहा हूँ, आप मत सोचना कि साइजिंग वगैरह सिखाए नहीं, साइजिंग नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा। अभी स्विचिंग स्कीम आप देखिए। अपना ये बस बार है, ये बस बार है, ये अपने आउटगोइंग वे है। आउटगोइंग देखिए, आइसोलेटर है, ब्रेकर, फिर आइसोलेटर, उसके बाद आउटगोइंग चला गया। ये आइसोलेटर में साथ हमने अर्थ किया हुआ है। ये आइसोलेटर है, आप देख सकते हैं अभी आइसोलेटर विथ अर्थ स्विच, ये अर्थ स्विच के साथ आइसोलेटर है। अब इसमें देखिए कि अगर बाई चांस आप मैं अगर मैं कोई मान सपोज ये ट्रांसफार्मर का में फॉल्ट आता है तो आप क्या करेंगे? उससे पहले आप लोग आंसर दीजिए मुझे। नहीं दे पा रहे, चलो मैं बताता हूँ। चलो इसको बताने से पहले आप ये बताइए कि सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में क्या डिफरेंस होता है। सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में डिफरेंस ये होता है, उसका साइजिंग तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले डिफरेंस आप जान लो बस, और कुछ नहीं। सर्किट ब्रेकर जो होता है ये ऑन लोड स्विचिंग, नोट कर लो आप लोग कॉपी में, डिवाइस। और जो आइसोलेटर होता है वो होता है ऑफ लोड स्विचिंग डिवाइस। इससे आप क्या समझे होंगे कि ऑन लोड स्विचिंग डिवाइस और ऑफ लोड स्विचिंग डिवाइस है। ऑन लोड स्विचिंग डिवाइस मतलब ये हुआ है कि आपका सर्किट पूरा लोड पर है, तब भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर आइसोलेटर को आप तब तक डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपको पूरा सर्किट जो है ऑफ ना कर दो। ऑफ करने के बाद ही आप इस सर्किट को ऑफ कर सकते हैं, ऑन मतलब ऑफ ओपन कर सकते हैं। उससे पहले ओपन नहीं कर सकते। अगर उससे पहले ओपन कर दिया तो एक हाई आर्क जनरेट होगा जिसके थ्रू आपका कुछ भी जल सकता है, आइसोलेटर भी जल सकता है, ह्यूमन को भी कुछ भी हो सकता है, आपको जो ऑफ कर रहा है उस बंदे को भी कुछ हो सकता है। तो ये चीज हम सबसे पहले ध्यान में आपको रखना पड़ता है कि आपको पहले सबसे पहले लोड ऑफ करना है। लोड ऑफ करने के बाद ही आइसोलेटर को डिस्कनेक्ट करेंगे, उससे पहले डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, सर्किट ब्रेकर ऐसा है कि आप सर्किट लोड पर भी है तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, तो सर्किट ब्रेकर को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं पर आइसोलेटर को नहीं कर सकते। ये चीज आपको माइंड में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आगे दिखाता हूँ। अब जो मैं आपको बता चाह रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए अपने, आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैंने आपको बोला था कि अगर इस ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट आता है तो आप
कैसे इसको रिपेयर करेंगे। तो आपको रिपेयर सबसे पहले करने के लिए आपको, ये तो फॉल्ट हो गया है, फिर भी आपको ये बस चार्ज है, कि कैसे चार्ज है, वो इसके थ्रू चार्ज है, यहाँ से सप्लाई आ रही है आपको, तो इसके थ्रू चार्ज है। तो आपको सबसे पहले क्या होगा कि इसके अपस्ट्रीम साइड का ब्रेकर ऑफ करना पड़ेगा। ब्रेकर ऑफ कर दोगे तो इधर का भी ब्रेकर आपने ऑफ कर दिया, इसमें फॉल्ट आया हुआ है तो उसको पहले डिस्कनेक्ट कर दोगे आप। उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट कर दोगे, उसमें सप्लाई कहीं से नहीं आएगी। उसके बाद क्या करोगे कि आप इसको चाहे ऑन कर सकते हो, पहले डिस्चार्ज तो करंट आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा डिस्चार्ज रॉड के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि इस आइसोलेटर को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। इस आइसोलेटर को डिस्कनेक्ट जब कर दोगे तो उसके बाद या कर सकते हो अपस्ट्रीम साइड का ब्रेकर आप ऑन कर सकते हो। तो आप ऑन कर सकते हो कि इसका अपस्ट्रीम का है वो ऑन कर देना, उसके बाद ये चालू हो जाएगी। और उसके बाद आपको बस लोड का ध्यान रखना पड़ेगा कि लोड आपका ये दोनों आउटगोइंग साइड पे देखना पड़ेगा कि कितना है, क्योंकि अभी तो दो से लोड मेंटेन हो रहा था दोनों साइड से, अब दोनों साइड से लोड मेंटेन नहीं होगा, अब एक साइड से लोड आएगा, तो इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। अब दूसरी बात ये है कि एक और, अब मान लो ये तो हमने इसके इनकमिंग फीडर में बोला, तो अगर आउटगोइंग फीडर में कुछ होता तो आपको इतनी दिक्कत नहीं कि दोनों साइड से लोड आ रहा है, तो आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अगर इस बस में ही फॉल्ट आ जाता है आपके, तब क्या करोगे, तो आपका तो पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा, पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। जब तक ये बस रिपेयर नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी आपका एक डिसएडवांटेज है। और अब एडवांटेज देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि सिंपल इन डिजाइन। सिंपल इन डिजाइन तो होता ही है और बहुत सस्ता है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। अब डिसएडवांटेज, इन केस ऑफ बस फॉल्ट और बस आइसोलेटर फॉल्ट, बस मेंटेन टोटल सबस्टेशन इज आउट ऑफ सर्विस, जो मैंने आपको बताया था। इन केस ऑफ मेंटेन ट्रांसफॉर्मर सर्किट विद एसोसिएटेड ट्रांसफॉर्मर हैज आल्सो बीन शट डाउन सिमिलरली फॉर लाइन आल्सो, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो मैंने आपको बताया है। पर ये सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे कम एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी बहुत ज्यादा हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है। आपको ये एप्लीकेशन इसका है कि जो लो वोल्टेज है 440 लाइन वोल्ट की लाइन, वहां पर यूज कर सकते हो आपको डिस्ट्रीब्यूशन अप टू 11 kV, पर 11 kV में हम बहुत कम यूज करते हैं इसको, सिर्फ 440 kV तक ही यूज करते हैं। ये तो रेयर होता है, अगर आपके पास फंड की कमी है तो आप इसको यूज करते हो, पर रेयर आपको ये 40 वोल्ट तक ही यूज करना होता है, उससे बाद यूज नहीं करना है। ये आपको चीज को माइंड में रखना पड़ेगा इन चीजों को, ठीक है। तो ये अपनी सबसे पहली स्कीम थी सिंगल बस अरेंजमेंट। अब अपना दूसरी स्कीम आती है अपनी दूसरी स्कीम आती है सिंगल बस विथ बस सेक्शनाइजर। इसमें क्या होता है, सब कुछ सेम है, बस आपने एक चीज क्या ऐड कर दी है, इसमें ये चीज ऐड कर दी है कि बस में सेक्शनाइजर ऐड कर दिया है, इसकी एक थोड़ी सी कॉस्ट ऐड हो जाएगी, बस ये चीज इसमें ऐड हुई है। और तो उसके अलावा सेम है कि सिंगल बस स्कीम जैसा ही है पूरा पूरा। अब इसमें बस ये होता है कि चलो आपका ये फॉल्ट आया तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा पहले उसमें किया था वैसे ही आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिस्कनेक्ट करके आप इसको, ये कनेक्ट रहेगा, ये हमेशा कनेक्ट रहेगा जब तक बस में फॉल्ट नहीं आएगा। जब बस में जब फॉल्ट आएगा तभी इसको आपको डिस्कनेक्ट करना है, जब बस में फॉल्ट आएगा तभी आपको डिस्कनेक्ट करना है, उसके पहले ये हमेशा कनेक्ट रहेगा, ठीक है। और ये भी ऐसा ही है। अब इसमें बस में फॉल्ट आता है तो इसका प्रॉफिट ये है कि इस सेंसनाइजर को हमने पहले, मान लो इस बस में फॉल्ट आता है तो इस फॉल्ट से ये लोड तो चलता रहेगा,
प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अगर इसमें फॉल्ट आता है तो अपना ये चालू रहेगा, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप चाहें अगर दोनों लोड को 50-50% लोड पे चलाना है तो आप यहाँ पे देखिए एक अलग से, नहीं ये बस आएगा तो चीज तो पॉसिबल नहीं है वैसे भी। ठीक है, तो ये इसमें ये है कि मतलब लोड अपना पूरा डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस बस में ये फायदा है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि टू, अब ये सर्किट ब्रेकर भी हो सकता है चाहे आइसोलेटर भी हो सकता है, किसी कुछ भी हो सकता है जो आपने सेंसनाइजर दिया हुआ है। वन कंप्लीट सेक्शन का टेक आउट मेंटेनेंस विदाउट, देखो जो हमने बताया था वही चीज है। और ये थोड़ा सा उसमें बस ये सेंसनाइजर सर्किट ब्रेकर का प्राइस बढ़ जाएगा, या जो आइसोलेटर लगाया हुआ है आइसोलेटर का प्राइस बढ़ जाएगा, बस उससे थोड़ा ही महंगा है। उसके अलावा इसमें सेम टू सेम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है सिंगल बस एंड ट्रांसफर बस। ये पढ़ो। With this arrangement, all the feeders are normally on busbar ATM circuit breaker transformer. हाँ, अब आप देखिए कि इसमें क्या है कि ये जो बस है, ये बस का आप डिजाइन करोगे 100% लोड पर, और इसका डिजाइन आप हमेशा 50% लोड पर करते हो। जो अगर ये 100 एम्पियर, सपोज ये बस 100 एम्पियर की है तो ये बस आपकी 50 एम्पियर की होगी। ठीक है, अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की हुई है, ये पोर्शन बस कपलर। अब ये देखिए आप इसमें ये आइसोलेटर है, ये आइसोलेटर है, ये ब्रेकर है, ये ब्रेकर है, यहाँ आइसोलेटर, ये आइसोलेटर, ये ब्रेकर है। ठीक है, अब इसमें देखिए दो इनकमिंग फीडर हैं, ये इनकमिंग फीडर है, ये दूसरा इनकमिंग फीडर है। यहाँ से सप्लाई इसमें आ रही है, यहाँ के थ्रू इसमें सप्लाई आ रही है। ठीक, अब यहाँ के थ्रू ये जब रनिंग कंडीशन होगा तो ये सब डिस्कनेक्ट रहेंगे, अपना ट्रांसफार्मर बस एक्टिव नहीं होगी, ये डेड कंडीशन में होगी। ये रनिंग कंडीशन में जब भी लोड स्टार्ट होगा तो चलता रहेगा, तो ये डेड कंडीशन में हमेशा होगी। आपका लोड पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा इस बस के थ्रू। ये सिर्फ हम जब यूज करेंगे, जब इस फॉल्ट बस में फॉल्ट आएगा तभी इस कंडीशन, इस बस को हम लोग यूज में लाएंगे, नहीं तब तक यूज में नहीं लाएंगे जब तक इस बस में फॉल्ट नहीं आएगा। ये चीज सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब देखिए सप्लाई यहाँ से आ रही है, ये अपना डिस्कनेक्ट है, ये डिस्कनेक्ट है, ये डिस्कनेक्ट है, ये आपको तो दोनों ही को ही डिस्कनेक्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, ये अपना डिस्कनेक्ट है, ये डिस्कनेक्ट है, और ये डिस्कनेक्ट, इसमें लोड आपका नहीं है। ठीक है, तो इसको तो फिर दोनों डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि आपकी सिंगल बस चल रही है, तभी यूज में आता है जब बस को कपल करना होता है, तब जाके इसको हम यूज में लेते हैं, वरना इसका यूज तो कुछ है ही नहीं अभी इस टाइम पे। ठीक है, तो इसको भी आप आइसोलेटर को ओपन रख सकते हैं, इस आइसोलेटर को भी ओपन रख सकते हैं, क्योंकि लोड यहाँ से आया, ऐसे आया और ऐसे करके बस चार्ज हो गई। सेम इस केस में ऐसे करके बस चार्ज हो गई। अब ये सप्लाई इस बस में आई, बस में आने के बाद ये सप्लाई ऐसे गई, ऐसे जाने के बाद फिर यहाँ से चली गई आउटगोइंग में। सेम इधर के केस में हुआ, ऐसे गई और ऐसे करके ये अपने इधर के लोड में चली गई। सेम ऐसे ही इधर से गई, तो आप देख सकते हैं कि ये सप्लाई आउटगोइंग में जा रही है, तो इसका यूज नहीं आ रहा। अब सपोज करो कि सबसे पहले मैं आपको बस फॉल्टी बताता हूँ, इस बस में फॉल्ट आता है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इस बस का लोड इम्पोर्टेंट है या इस फीडर का लोड इम्पोर्टेंट है, या इस फीडर का लोड इम्पोर्टेंट है, या इस फीडर का आपको कौन सा फीडर चालू रखना है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें 50% ही लोड दे सकते हो, और 50% से ऊपर थोड़ा दे सकते हो,
लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए जब तक ये बस रिपेयर नहीं होती है। अगर लंबा ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको इसको 50% लोड पर ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने कॉस्ट के हिसाब से आपने किया हुआ है। इसमें थोड़ा प्राइस कॉस्ट कम पड़ेगी, इसलिए आपने इसको मैन बस और ट्रांसफर बस में कर दिया है। क्योंकि इस बस का प्राइस आपका आधा हो जाएगा ना, इस बस का प्राइस तो पूरा होगा, पर इस बस का प्राइस तो आपका आधा हो जाएगा। अब क्या होगा कि इस बस में फॉल्ट आता है, तब आप कैसे आपका वर्क होगा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। तो अब आपको इस केस में ये, अभी को इसको मिटा देते तभी आपको क्लियर होगा। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये सब चीज आपने नोट कर ली, नोट कर लेना आप लोग। अब आपका इस बॉल्स में फॉल्ट आ जाता है, तो क्या करोगे। तब आपको क्या करना है, आपको इस वर्टिकली पहले अपस्ट्रीम साइड के तो आपको ब्रेकर ऑफ करना ही है। ठीक है, अपस्ट्रीम साइड के ब्रेकर आपको ऑफ करना ही है। वो तो सबसे पहला आपका काम यही होता है, अपस्ट्रीम साइड के ब्रेकर ऑफ करना, ऑफ कर देना है, ताकि बस पर कोई लोड ना रहे, बस चार्ज ना रहे। फिर आप क्या करोगे कि इसको डिस्कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, आप इसको भी डिस्कनेक्ट कर दोगे, 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 और इसको भी डिस्कनेक्ट कर दोगे। तो डिस्कनेक्ट इसको कर दोगे। अब क्या करोगे कि आपकी सप्लाई यहाँ से आई, ऐसे गई, और इसको कनेक्ट कर दिया है, तो ये चली गई, ये गई, ये गई, ये चली गई। इसको क्योंकि इस ब्रेकर को हमने कनेक्ट, आइसोलेटर को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, पर आप देखिए इसमें कोई सर्किट ब्रेकर नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा देर चार्ज पे नहीं दे सकते। जब तक ये रिपेयर में है तब तक के लिए ही इस बस को चार्ज में रखना है, नहीं तो इसमें कोई सर्किट ब्रेकर नहीं है, क्योंकि ये सब ऑफलोड स्विचिंग डिवाइस है। सर्किट ब्रेकर ही अपना ऑनलोड स्विचिंग डिवाइस होता है कि वो अब नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन दोनों में ट्रिप होता है। अगर करंट हाई होता है तो सर्किट ब्रेकर इतनी आसानी से ट्रिप नहीं होगा, जल जाएगा, लेकिन ये क्या ट्रिप हो जाएगा। अब ये बस चार्ज हो गई, अब इस पल्स को चार्ज करने से हमने डिस्कनेक्ट इनको सबको किया ही हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो ये बस चार्ज हो गई। अब इस बस से के थ्रू ऐसे आएगा, और ऐसे करंट आने के बाद, ऐसे जाने के बाद यहाँ से फिर जाके डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑफ है, तो ये यहाँ से नहीं जाएगा। फिर ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे जाके डिलीवर हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखो, इसमें कैसे बता रहा हूँ वैसे ही आप नोट करना है। ये चीज आप नोट करते जाओ, मैं धीरे धीरे तभी बता रहा हूँ इसको। फिर ऐसे सप्लाई आएगी, फिर इसके बाद ये जाके, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना। ठीक है, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये अपना ये है। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो कभी यूज हुए नहीं, दोनों कंडीशन में हमने इसको रखे हुए हैं। ऐसा क्यों, आप सोच रहे होंगे कि इसको तो हमने कुछ, मतलब दोनों कंडीशन में इसको ऑफ ही रखा था। अब क्या होता है कि बाई चांस मैं रिरेज कर देता हूँ। सपोज अब मान लो इस वाले फीडर में फॉल्ट आ गया। अब क्या, सप्लाई आपकी यहाँ से तो आ रही है। ठीक है, यहाँ से आने के बाद आपका ये तो डिस्कनेक्ट है, ये पूरी बस तो डेड कंडीशन में है। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि आपका इस बस के थ्रू ही सब कुछ जाएगा। तो क्या होता है कि इस बस के ही थ्रू सब कुछ जाएगा, तो कभी कभी ये होता है
कि इस मान लो इसके साथ में इसको भी फॉल्ट आ गया, इस वाले ब्रेकर को, क्योंकि अपनी सप्लाई यहाँ से ऐसे जा रही थी और ऐसे आ रही थी। अब सपोज इस बस में भी फॉल्ट आ गया, तब क्या होगा कि हमको एक फीडर में कोई फॉल्ट आया, या मान लो ये फॉल्ट नहीं आता है, दोनों में गए, यहाँ मान लो फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सप्लाई ऐसे आई ऐसे गई और फिर ऐसे ले जाके इसको करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा इस बस को, क्योंकि ये फीडर भी अपना चलता रहे। तो इस केस में ये फ्यूज में आएगा, क्योंकि दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो क्या ये बस भी चार्ज रहेगी, ये भी बस चार्ज रहेगी। अब इसकी सप्लाई जो है वो यहाँ से आएगी, ना कि यहाँ से जाने के बजाय। अब देखिए इस केस में भी ऐसा ही होगा, अगर इसमें फॉल्ट आ जाता है मान लो, तब क्या होगा कि अपनी बस ये, क्योंकि हमने इसको तो डिस्कनेक्ट कर रखा था, इसको डिस्कनेक्ट कर रखा था, तो अपनी सप्लाई यहाँ से आने के बाद ऐसे करके ऐसे आई, फिर क्या होगा कि ऐसे करके ये चली जाएगी और ये बस भी चार्ज हो जाएगी, इस बस से चार्ज होने के बाद ये करंट ऐसे जाएगी, ऐसे करके ऐसे चली जाएगी, तब ये आपके काम में आएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को कि कैसे कब काम में आएगा? हाँ, तो ये बस कपलर इसलिए लगाए हुआ है कि बस को कपल करने के लिए, और दोनों बस को जब लोड पे लेना है तब इसको काम में आएगा। ये चीजें हैं इसका कॉन्सेप्ट। अगर इसमें भी फॉल्ट आता है तो आपको लोड का उस हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा इंपॉर्टेंट आउटगोइंग पे है तो उसको ज्यादा सप्लाई, किसको कम सप्लाई, ये देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक साइड से ही आपकी सप्लाई आ रही है। अगर भाई इस साइड से फुलफिल नहीं हो पा रही है तब आपको देखना पड़ेगा, इस साइड से पूरी फुलफिल हो जा रही है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। पर इस स्विचिंग स्कीम में, अच्छा, इस स्विचिंग स्कीम में क्या प्रॉब्लम आती है कि ये 50% लोड पे होती है, क्योंकि हमने फंड बचाने के चलते ये किया हुआ है, तो इस पे 100% लोड नहीं दे सकते, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया, नोट कर लिया। अब इस टाइम की स्विचिंग स्कीम के जो एप्लीकेशन क्या है, आप लोग नोट करो। ये सबसे पहले कहाँ पे यूज होगी, ये 132 kV के जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है वहां पे भी ये यूज हो सकती है वहां भी। अब विंड है, सोलर है, विंड है, सोलर है, जनरेटिंग स्टेशन है, लेकिन ध्यान रखना अप टू 130 kV आप इसको यूज करोगे, इस जगह पे आप यूज कर सकते हैं। इनकी एप्लीकेशन ये है, ये आप नोट कर लो। और जो सिंगल बस सिंक्रोनाइजर है वो मैंने बताना भूल गया था, ये आप अप टू 33 kV तक यूज कर सकते हो, तो बताएगा ये अप टू 11 kV टू 33 kV तक आप यूज कर सकते हो। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, इसके एप्लीकेशन नहीं बताए थे। ये भी सिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें यूज होती है, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें भी यूज होती है, और जो लो वोल्टेज इंडस्ट्रियल सब स्टेशन होता है उसमें भी होती है लो वोल्टेज। आप नोट करते जा रहे हो ना, लो वोल्टेज इंडस्ट्रियल सब स्टेशन में भी यही यूज होती है। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को कॉन्सेप्ट? अब इसके बाद आती है डबल मेन बस स्कीम। अब डबल मेन बस में जो दोनों बस हैं, ठीक है, डबल मैन बस में दोनों बस है, दोनों 100% के हिसाब से डिजाइन होती हैं। ये डबल मैन बस, अब ये देखिए तो कंपेयर किया हुआ है, ये ट्रांसफर बस, मैन बस, इस पे मत जाना, इस वाले डायग्राम पे जाना। अब इस डायग्राम में क्या है, ये बस भी 100% लोड के हिसाब से डिजाइन होती है, ये बस भी 100% लोड के हिसाब से डिजाइन होती है। अब इसमें थोड़ा ये उससे जो मेन बस एंड ट्रांसफॉर्मर बस से थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, उससे थोड़ी महंगी होती है,
क्योंकि इसमें इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जो 100% के हिसाब से डिजाइन है तो इसमें इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक चीज और ऐड होती है, आप लोग देखिए, इसमें मुझे बताइए क्या चीज ऐड हुई है, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और इसमें क्या चीज ऐड हुई है, ये एक्स्ट्रा, ये क्या है, ये है बाईपास बाईपास आइसोलेटर। ठीक है, अब इसका यूज हमने क्यों किया है, इसका यूज हमने इसलिए किया है कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मर बस पे करते थे तो ब्रेकर यूज में नहीं आता था। जब ट्रांसफर बस में आपने देखा होगा कि हमने ट्रांसफर बस की लोड ट्रांसफर किया तो क्या होता था कि ब्रेकर का यूज नहीं होता था। अब इस केस में क्या होगा कि दोनों बस में ब्रेकर का यूज होगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट इसको यूज करने से। अब जैसे सपोज करो इस बस में फॉल्ट आता है, ये इनकमिंग फीडर है, ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग, ये इनकमिंग। ठीक है, अब यहां से सप्लाई गई, अब इस बस में फॉल्ट है। ठीक है, ये, हाँ अच्छा, एक चीज मैं इसमें बताना भूल गया हूँ कि जब ये रनिंग कंडीशन में होगा तो ये दोनों बस चार्ज रहेंगी, कोई भी इसमें डेड कंडीशन में नहीं होगी। सो उसमें बताया था ट्रांसफर बस हमेशा डेड कंडीशन में होती है, इसमें ट्रांसफर बस है नहीं तो डेड कंडीशन में, दोनों बस कंडीशन मतलब दोनों कंडीशन चार्ज, दोनों बस चार्ज कंडीशन में रहेंगी। चार्ज कंडीशन में कैसे रहेगी कि इस मान लो सपोज इस फीडर से ये जा रहा है लोड, तो यहाँ से जाने के बाद इस वाले फीडर से ये चला जाएगा, और इस फीडर से इसको ऐसे मेंटेन करते हैं कि इस लोड, इस फीडर का इस बस पे लोड आए और इस फीडर का इस बस पे लोड आए, ऐसे करके हम करते हैं रनिंग कंडीशन में। रनिंग कंडीशन में और इसको क्या करेंगे कि हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं दोनों को, ताकि दोनों बस चार्ज रहेंगी और दोनों बस चार्ज रहने के बाद चलता रहेगा उसका। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लो तब तक ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस बस में फॉल्ट आ गया है, तब किस कंडीशन में क्या होगा कि करंट यहाँ से जाएगा, ये अपना ओपन रहेगा, मतलब इसको क्लोज नहीं करेंगे। क्लोज तभी करेंगे कि जब यहाँ किसी आइसोलेटर में आ जाएगा या ब्रेकर में फॉल्ट आ जाएगा, तब इसको हम क्लोज करेंगे। तब क्या होगा कि ये यहाँ से जाके ऐसे सप्लाई जाएगी अगर इस ब्रेकर में फॉल्ट आ जाता है। हाँ, इसमें यही प्रॉफिट आप नोट कर सकते हैं, ये भी एडवांटेजेस का, ब्रेकर का भी मेंटेनेंस आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो नोट कर लेना, जब इनमें फॉल्ट आएगा या इस आइसोलेटर में आएगा तो अपने को सप्लाई को यहाँ से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये फायदा, अभी सप्लाई इस कंडीशन, जब सप्लाई रनिंग कंडीशन में होगा, इस बस में फॉल्ट आया तो ये तो ओपन रहेगा, सप्लाई ऐसे जाएगी, ऐसे जाने के बाद ऐसे जाएगी। अब इसको हम लोग ओपन कर देंगे। अब यहाँ से ये सप्लाई यहाँ से आई और ऐसे जाके ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। अब ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, सेम इस केस में ऐसे ही होगा कि यहाँ से गई, ये ओपन है, ये ओपन कर देना, यहाँ से सप्लाई ऐसे गई, यहाँ से ऐसे चली जाएगी, ये ओपन है और ये तो ओपन करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, हमेशा कोई भी करना है तो आपको अपस्ट्रीम साइड का ब्रेकर ऑफ करना है, तभी जाके काम हो सकता है। डायरेक्ट काम मत करने लगना, बिना, जब तक सर्किट ऑफ नहीं करोगे तब तक काम नहीं कर सकते हो इनमें। ठीक है, तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। और ये ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा। देखा, इस बस के डेड होने से ये हुआ। मैं और बताता हूँ आपको। सपोज
ये ट्रांसफर इस ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट आ जाता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा, सप्लाई यहाँ से जाएगी, यहाँ से गई, यहाँ से ऐसे आने के बाद इस फीडर में आ जाएगी, इस फीडर से ऐसे चली गई। अब दोनों पर लोड बस परसेंटेज के मतलब 100% के हिसाब से डिजाइन है, तो आप इसको भी क्लोज कर सकते हैं और इसको भी क्लोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको अब डिस्कनेक्ट करना, क्योंकि बस तो दोनों 100% के हिसाब से डिजाइन है। आपको यहाँ फॉल्ट आया तो आपको यहाँ फॉल्ट आया तो इस साइड का ब्रेकर ऑफ करके, अपस्ट्रीम साइड का ब्रेकर ऑफ करके आपको ये तो ओपन ही है, इसको और ओपन करना पड़ेगा। फर्स्ट सबसे पहले इसको करोगे, ये मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ, ये सबसे पहला काम यही करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये ओपन होने से ये वाला पोर्शन अपना अलग हो गया और ये पोर्शन अपना अलग हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से ऐसे चलता रहेगा और इस बस पे इसको भी हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ये बस से इस फीडर को भी चला जाएगा। अपना बाईपास कपलर भी यूज में आ गया। देखा आपने, इसमें इस टाइप से फर्क होता है। सेम चाहे इस केस में हो, अब इस केस में हो, अगर किसी और कंडीशन में मान के चलो कि इसमें ब्रेकर में फॉल्ट आता है या इस आइसोलेटर में फॉल्ट आया, तब आप इस बाईपास का करोगे, मतलब आपका काम रुकेगा नहीं, आपका कोई ना कोई 100% लोड फिलफिल करता रहेगा। बस ये थोड़ी एक्सपेंसिव है उससे ज्यादा, सिंगल बस मैन बस एंड ट्रांसफर बस से ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बस पर कितना है। अब इस केस में जैसे ये था, ये तो कपलर था ये वाला, यहाँ से आया, पर इसमें हम थोड़ी देर देखते हैं, वो आपको समझाया था मैंने। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देख लिया क्या फर्क होता है, पर ये ध्यान रखना ये 100% और ये भी 100% के हिसाब से डिसाइड होती है। और कोई सा भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा नोट करना, मैं तभी हर बार बोल रहा हूँ कि चाहे सिंगल बस हो, सिंगल सेंक्शनाइजर हो, चाहे मैन बस एंड ट्रांसफर बस हो या डबल मैन बस हो, अगर आपके कोई सा भी प्रॉब्लम आता है तो आपको लोड डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अपस्ट्रीम साइड के ब्रेकर, अपस्ट्रीम साइड के ब्रेकर ऑफ करके, अपस्ट्रीम साइड के ब्रेकर ऑफ करके सबसे पहले आपको पूरा सर्किट डेड कंडीशन में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई काम कर सकते हो। इन बस स्कीम में ये नुकसान होता है। अब नोट कीजिए कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करोगे। अब ये यूज होगी 220 kV ग्रिड सब स्टेशन में, एक 220 kV इंडस्ट्रियल सब स्टेशन में, ठीक है, 400 kV इंडस्ट्रियल सब स्टेशन में, नोट किया। और 220 kV सोलर एंड विंड सब स्टेशन में भी ये यूज होगी। नोट कर लो आप लोगों को लिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो। अब सबसे ज्यादा यूज होने वाली, मैं स्विचिंग स्कीम पे आ रहा हूँ, सबसे ज्यादा स्विचिंग स्कीम ये यूज होती है, तो सॉरी वो बाद में आएगी। उसके बाद अभी हम दूसरी स्कीम में आ रहे हैं, डबल बस विथ ट्रांसफर बस। ये स्विचिंग स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर इसको हम बता देते हैं। पर इसके बाद जो 1.5 ब्रेकर स्विचिंग स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो हर जगह यूज होगी, तो उसको भी हम अभी तो ये स्कीम का नाम है डबल बस एंड विद ट्रांसफर बस। अब इस ट्रांसफर बस और मैन बस में आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा डायग्राम में कौन मैन बस है, कौन ये मैन बस है, वन ये मैन बस,
तो ये ट्रांसफर बस है, ट्रांसफर बस। आपको कैसे नहीं पता चल रहा वो ट्रांसफर बस क्यों, मैं बता देता हूँ आपको। आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रांसफर बस है? यहाँ से सप्लाई जा रही है, इन दोनों बसों पे आप देखिए सप्लाई जा रही है इस ब्रेकर के थ्रू, और ये ब्रेकर यूज में आ रहा है इसके लिए भी। पर इस बस के लिए आप देखो कोई ब्रेकर यूज में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें हम टेम्परेरी लोड देंगे, इसलिए ये ट्रांसफर बस है। क्लियर हुआ आप लोगों को? कौन सी ट्रांसफर बस है? ये होती है 50% लोड पे, ये 100%, ये 100%। क्लियर हो गया? अब मान लो इस बस में फॉल्ट आ जाता है, तो क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको पता ही है कि अपस्ट्रीम साइड का अपस्ट्रीम साइड का ब्रेकर है जो है, सबसे पहले आप ऑफ करोगे। आपको जो बताया था मैंने वो तो करना ही करना है। चलो अब मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ, क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोगों को। इस बस में फॉल्ट आया, सप्लाई अपनी ऐसे जाएगी, ये हमेशा ओपन रहेगा जब तक रनिंग कंडीशन में, जब तक कहीं फॉल्ट नहीं आता है। तो ये तो ओपन है आपका ये वाला, ठीक है। आपकी सप्लाई यहाँ गई, और इस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों लोड कनेक्टेड है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं, तो ये दोनों कनेक्ट रहेंगे, और इस कंडीशन में ये ओपन रहेंगे, ये ओपन रहेंगे, ये ध्यान रखो, ये ओपन रहेंगे, ये ओपन रहेंगे, ये दोनों कनेक्ट रहेंगे। जब तक इसमें लोड नहीं लेना के जरूरत पड़े तब तक ये, ठीक है, ये ध्यान रखो आप लोगों ने, मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये कनेक्ट रहेगा, ये कनेक्ट रहेगा, ये ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा, जब तक इसमें फॉल्ट नहीं आएगा। अभी जब फॉल्ट आएगा तब बताऊंगा मैं। तो अभी नॉर्मली रनिंग कंडीशन का पहले बता देता हूँ, मैं फिर फॉल्ट को बताता हूँ। पर नॉर्मली रनिंग कंडीशन में नॉर्मली रनिंग कंडीशन में यहाँ से सप्लाई जा रही, यहाँ गई, तो दोनों बस 100% लोड के हिसाब से डिजाइन है, तो आप दोनों को भी चालू रख सकते हैं। चाहे 50% लोड इधर कर दीजिए, 50% लोड इधर कर दीजिए। अब 50% लोड के करने के लिए आपको क्या होगा कि ये बस इधर से गई, ठीक है, ये वाली इधर से गई, ये दोनों बसें चार्ज हो गई। अब इस चार्ज हो जाने के बाद ये ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये इसके ब्रेकर के थ्रू होके ही जाए। अब ये वाली सप्लाई इधर चली जाएगी, और ये वाली सप्लाई इधर से होके आउटगोइंग को चली जाएगी, ठीक है। नॉर्मली कंडीशन में सेम इस कंडीशन में भी आप ऐसा ही, इसके साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अब चाहे आप इसको भी ओपन कर दो, इसको भी ओपन कर दो, इसको भी ओपन कर दो, इसको भी ओपन कर दो। 50-50% भी कई लोग लोड ले लेते हैं, ये इधर से चलेगी, ये वाली इधर से चलेगी। इस केस में क्या होगा कि ये वाले में केस में या अभी इसको जिससे चार्ज करना होगा, अब इसको ओपन करना पड़ जाएगा इधर, क्योंकि हम इस पे डायरेक्ट ले गए थे, तो इस केस में हमें इसको यहाँ से ले जाना पड़ेगा, यहाँ से ले जाके इसको चार्ज हो जाएगी, इसको चार्ज हो जाने के बाद ये इसके थ्रू कनेक्ट होके यहाँ से चली जाएगी। तो 50-50% लोड के हिसाब से करेंगे तब ऐसा करना पड़ेगा। अब बाई चांस इसमें फॉल्ट आता है तब क्या करेंगे? इसको फॉल्ट को आइसोलेट करने के लिए ये अपना दोनों साइड से, एक मिनट इसको इरेज कर दो।
इसमें फॉल्ट आया। अब क्या होगा इस केस में, तो अपस्ट्रीम साइड का ब्रेकर आपको अब करना ही है, वो तो मैंने पहले बताया था। तो इसको करने के बाद अपने को ये वाला ओपन कर देना है, ये वाला ओपन कर देना है, इस केस में ये वाला ओपन कर देना है, ये वाला ओपन कर देना है। आप इस पे कुछ परसेंट लोड ले सकते हो तो इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो ओपन कर दिया हमने बता दिया आपको, यहाँ से ले जाने के बाद सप्लाई ऐसे जाएगी और यहाँ से सप्लाई ऐसे जाएगी। अब इसमें जब ओपन है तो यहाँ से सप्लाई इसको जा ही नहीं रही है। अब सप्लाई इसको जाने के बाद फिर यहाँ से ऐसे जाएगी, और आपका वो ये भी ध्यान रखना, इनको भी ओपन करना है और इनको भी ओपन करना है। इस बस से कनेक्टिविटी सारी हटा देनी है। अब कौन कौन से ओपन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ओपन हो जाएंगे इस बस की कंडीशन में। फिर क्या होगा, सप्लाई ऐसे जाके ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या ये बस चार्ज है, तो यहाँ से ऐसे आएगी, ऐसे आ जाएगी, और ऐसे आ जाने के बाद इसको फिर सप्लाई ये ऐसे आउटगोइंग हो जाएगी इसकी, देख सकते हैं। पर ये 50% लोड के हिसाब से कि जब इसमें ब्रेकडाउन हुआ तभी यूज करोगे, जैसे रिपेयर कर दोगे इसको डिस्कनेक्ट करके इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना आप लोगों को? अब क्या होगा कि ये डबल, थोड़ी इसमें नुकसान क्या है कि ये डबल जो मेन बस है उससे थोड़ी एक्सपेंसिव है। कैसे एक्सपेंसिव है? इसमें ये इस ब्रेकर का भी इस बस बार का भी आपको रुपए लगेंगे, फंड लगेगा, और साथ में आपकी आइसोलेटर वगैरह भी ये भी एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं, तो इस थोड़ी उससे ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए आपको फंड देख के आपको करना पड़ेगा कि डबल मैन बस यूज करें या डबल मैन बस ट्रांसफर बस यूज करें। आपको ये देखना पड़ेगा कौन से ही आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आपको फंड के हिसाब से करना पड़ेगा, और रिलायबल भी देखना पड़ेगा कि इसके लिए थोड़ी स्पेस भी ज्यादा लगेगी, इसके लिए स्पेस भी ज्यादा लगेगी, फंड भी ज्यादा लगेगा। पर एडवांटेज ये है कि लोड आप जो भी लोड है, आपको कोई लोड ऑफ नहीं करना पड़ेगा, हमेशा चालू रहेगा, तो ये थोड़ा उससे ज्यादा बेटर है। तो आपको इस चीज ध्यान रख के करना पड़ेगा कि कहाँ क्या है, उस हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ेगा। अब इसके लिए स्पेस वगैरह के लिए तो हम आपको सिखाएंगे, चलो बाद में भी सिखाऊंगा कि कैसे क्या करते हैं। तो इसका पता चल गया आप लोगों को कैसे डिजाइन होता है। चलो अब आते हैं 1.5 ब्रेकर, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट, और इसका एप्लीकेशन सेम है जो डबल मैन बस में एप्लीकेशन पे जो जहाँ जहाँ यूज हो रहा था उसको इसको भी यूज कर सकते हैं, वहाँ वहाँ, ठीक है। सेम है इसके एप्लीकेशन, पर ये इसका थोड़ा फंड वगैरह और इस पर देख के ध्यान रखना पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं, सेम एप्लीकेशन है। अब 1.5 ब्रेकर पे आते हैं हम लोग। ये है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, ये ही सबसे ज्यादा यूज होती है। इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है? सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि इसमें अगर कुछ भी फॉल्ट आता है, कोई सा भी फॉल्ट आता है, तो आपको अप स्ट्रीम साइड का ब्रेकर ऑफ करने की जरूरत नहीं है, अप स्ट्रीम साइड के ब्रेकर को ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अब इसको 1.5 ब्रेकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक फुल ब्रेकर यूज होता है और एक ब्रेकर हाफ यूज होता है वर्क में। ऐसा नहीं कि आधा ब्रेकर लगाते हैं, इसको गलत मत समझ लेना। इसके वर्किंग कंडीशन में जब रनिंग टाइम पे होगा कि जैसे यहाँ से लोड आया, यहाँ से ये गया, कैसे गया, तो ऐसे भी जा सकता है, और ऐसे करके ऐसे भी जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक ब्रेकर हम आधा यूज करते हैं, इसलिए इसको 1.5 ब्रेकर बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब कैसे करते हैं थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब ये डायग्राम है,
इस डायग्राम में ये भी 100% लोड पे डिजाइन है, ये भी 100% लोड पे डिजाइन है। ठीक है, अब इसका डायग्राम और सपोज अब कर लो, इसमें कोई सा भी इनकमिंग फीडर हो सकता है। हम मान लेते हैं ये फीडर इनकमिंग है, ये और ये इनकमिंग है, उसके अलावा ये आउटगोइंग है, ये भी आउट है, और ये भी आउट है, ये भी आउट है, सेम ये सब आउट है। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मर चलो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर यहाँ लगने के बाद ये मान लो सप्लाई, यहाँ से ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ तो इसका ब्रेकर रहेगा, अगर इनकमिंग है तो यहाँ ब्रेकर रहेगा। ठीक, तो ये तो आउटगोइंग के लिए ट्रेंच में इनकमिंग नहीं दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसमें हम जनरेटिंग स्टेशन में यूज करते हैं तो है, जनरली तो ये प्राइमरी सब स्टेशन की यूज होती है। प्राइमरी सब स्टेशन में जहाँ बहुत सारे फीडर आते हैं वहाँ फीडर में यूज होती है, इसलिए सब आउटगोइंग दिखाया हुआ है। मैं इसलिए आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि, लेकिन चलो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ से सप्लाई गई, ये आइसोलेटर, ये ब्रेकर, आइसोलेटर के थ्रू होते हुए ब्रेकर हो गया, ये आइसोलेटर हो गया, इस सप्लाई यहाँ से गई। अब इस बस में फॉल्ट हो जाता है, तब क्या होगा कि ये यहाँ से सप्लाई जाएगी। ठीक है, और ये सप्लाई यहाँ से जाने के बाद ये अपनी इनकमिंग है। ठीक है, अब ये इनकमिंग के लिए सप्लाई अपनी यहाँ से जाएगी, ऐसे करके यहाँ जाएगी, जिससे क्या हो गई, बस चार्ज हो गई। अब बस चार्ज हो गई, तो अब इस बस को कैसे चार्ज होगी, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को होगा। तो ये बस क्या होगा कि ये यहाँ से गई, ये सब कनेक्ट हैं, ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ, इस फॉल्ट नहीं आया, रनिंग कंडीशन की बात कर रहा हूँ, रनिंग कंडीशन में सब कनेक्ट हैं। ठीक है, और जब फॉल्ट आया तो इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये ध्यान रखो आप, रनिंग कंडीशन में सब ऑन रहेंगे। ठीक है, तो ये सप्लाई ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, बस चार्ज हो गई। ठीक है, बस चार्ज हो जाने के बाद फिर क्या हुआ कि ये आउटगोइंग तो इसमें रहेगी नहीं क्योंकि ये इनकमिंग है, इसलिए इसको हटा दिया मैंने। अब ये चार्ज हो गई, इसके थ्रू क्या आई, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और ऐसे चली जाएगी। ऐसे ही सेम इस केस में ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे चली जाएगी, सप्लाई यहाँ से आने के बाद चली जाएगी। और अब देख रहे हो कि हाफ ब्रेकर इसमें यूज हो रहा है, ये सप्लाई ऐसे आई, ऐसे आई, और ये फीडर को चली जाएगी, ये ऐसे आई, ऐसे आई, सेम दूसरी साइड भी हो जाएगा, ये ऐसे चली जाएगी, इस फीडर को आउटगोइंग हो जाएगी। तो आपने कोई देखा इसमें कोई बंद हुई है, कोई कुछ चीज बंद नहीं हुई है। और आपको इसको ऑफ करने के लिए, हाँ, अब आपको क्या हुआ कि यहाँ पर जो ब्रेकर लगा होगा, ब्रेकर ऑफ कर दोगे, इसको अलग कर दोगे, आपको कोई चीज ऑफ नहीं करनी पड़ेगी, इसके थ्रू चलता रहेगा। जब इसको ऑफ करना है तो इसको चालू कर दो, इसको ऑफ कर दो। ठीक है, ये चलता रहेगा, इसलिए आपको ब्रेकर कोई ऑफ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आइसोलेटर कोई अलग हो जाएंगे। हाँ, तो इसका स्कीम का डिजाइन इस हिसाब से हो रखा है। क्लियर हो रहा है? सेम इस बस में फॉल्ट आया तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इसके ब्रेकर पूरा हाफ यूज में आ रहा है। अब ये यहाँ से आई, इस बस में हटाना है तो इसको ये ऑफ हो जाएगा, ये सारे अलग कर दो, ये सारे अलग कर दो, ये सारे अलग कर दो, इसको ऑफ कर दो। ठीक है, इसको तो ऑफ ही है। तो यहाँ से सप्लाई ऐसे जाएगी, और ऐसे आने के बाद फिर ये इसमें यहाँ से जाके ऐसे चली जाएगी, और यहाँ से जाने के बाद ये ऐसे आउट हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ये इसलिए इसको 1.5 ब्रेकर स्कीम होते हैं। जनरली सभी जगह ये यूज होती है, पर ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है,
और इसके लिए लैंड रिक्वायरमेंट भी अच्छी खासी लग जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये है। तो आज की स्विचिंग स्कीम का हमारा क्लास यहीं तक था। अब आपने पढ़ा होगा एक कभी कभी स्कीम यूज होती है रिंग बस। रिंग बस में क्या होता है, वो पर इंडिया में नहीं होती है, वो ज्यादातर बाहरी कंट्री में यूज होती है, इसलिए आपको बताया नहीं और ना मैंने इसमें बनाया हुआ है। ये आपको स्लाइड में दे दूंगा, आप इसमें पढ़ सकते हैं और नोट कर लेना इसमें जो मैंने बताई। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन भी बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा, पहले आप इसके एप्लीकेशन नोट कर लीजिए। इसका सबसे पहले एप्लीकेशन 400 765 जनरेटिंग स्टेशन में ये स्कीम यूज होगी। और ये 400 765 ग्रिड सब स्टेशन में यूज होगी। ग्रिड सब स्टेशन में ये यूज होगी। और ग्रिड सब स्टेशन को आपको हम पहले ही बताया था। ग्रिड सब स्टेशन को हम प्राइमरी सब स्टेशन भी बोलते हैं। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद आपकी आती है रिंग बस स्कीम। रिंग बस में क्या होता है, वो फॉरेन में यूज होती है, इंडिया में यूज नहीं होती है, इसलिए मैं आपको इसमें बताया नहीं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक दिखा देता हूँ किस हिसाब से होती है। ये रिंग बस बना देंगे, यहीं ब्रेकर होगा, यहीं आइसोलेटर होगा, यहीं आइसोलेटर होगा, यहाँ से आउटगोइंग चली जाएगी, यहीं से इनकमिंग आएगी, यहाँ आइसोलेटर दे देंगे, यहाँ ब्रेकर दे देंगे। ऐसे से हम यहाँ आइसोलेटर, ब्रेकर, आइसोलेटर, यहाँ से आउटगोइंग हो गई, यहाँ से इनकमिंग हो गई, यहाँ से आउटगोइंग होगी, इसमें इस हिसाब से ले लेते हैं। इसको रिंग बस बोलते हैं। सारी बसों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इंटर कनेक्टेड कर देते हैं। इसमें इंटरकनेक्टेड नहीं है, ठीक है, उसमें इंटरकनेक्टेड कर देते हैं, कोई बस कपलर वगैरह नहीं लगा देते हैं। ठीक है, सब इंटरकनेक्टेड होती हैं और उसी में इनकमिंग आएगी, उसी से आउटगोइंग हो जाएगी। मतलब जिस बस में इनकमिंग आएगी सब इंटरकनेक्टेड है, उसी के थ्रू आउटगोइंग हो जाएगी। तो ये चीज का इसमें कर देते हैं, पर ये इंडिया में यूज होती है, तो बहुत बड़े बड़े सब स्टेशन में बाहर यूज होती है, फॉरेन में यूज होती है, इसलिए आपको बताया नहीं। इंडिया में कहीं अभी इसको यूज होते नहीं देखोगे, सिर्फ बुक्स में पढ़ोगे इसको कि रिंग बस स्कीम भी कोई होती है। तो आज का हमारा यहीं तक का क्लास। आज हमने स्विचिंग स्कीम का दी। कल का हमारा टॉपिक होगा साइजिंग। हम आपको पार्ट साइजिंग सिखाएंगे, कैसे एसएलडी बनानी है, कैसे लेआउट बनाना है, उसके लिए पार्ट्स की साइजिंग जरूरी है, इसलिए स्विचिंग स्कीम बता दी। अब आपको ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, घर पे जाके आपको ट्राई करना पड़ेगा कि कैसे कैसे कौन सी चार्ज होगी, कौन सी चार्ज नहीं होगी। घर पे जाके आप ट्राई करो, उसके बाद वो वाला बताते हैं।